नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देवनागरी लिपि के विकास की बात की थी। ये किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से, तथा देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषाओं को भी लिखा जाता है। साथ ही हमने चर्चा की थी देवनागरी लिपि के सुधार एवं संशोधन से संबंधित चलाए गए कई आंदोलनों, कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों की इन सब कार्यक्रमों में, इन सम्मेलनों में देवनागरी लिपि के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ये लिपि 7वीं से 8वीं सदी में गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों के समय से ही जारी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और हमारे संविधान में भी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। इसी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता तथा मानकीकरण के बारे में हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की। देवनागरी लिपि को एक वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है क्योंकि इसके अनेक गुण हैं और इसके जो दोष हैं वो बहुत ही न्यूनतम हैं। यहाँ हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं, वो गुण जिनकी वजह से ये लिपि एक वैज्ञानिक लिपि साबित होती है। पहला गुण है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर हैं कुल 11, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो कुल तो 11 स्वर हैं, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग का चिन्ह है, व्यंजन है, जिनमें से व्यंजन कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। कंठ्यवर्ण क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 तो है स्पर्शी व्यंजन। तत्पश्चात आता है अंतस्थ। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। 4 ऊष्म व्यंजन है, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ। और द्विगुण व्यंजन है ड, ढ। कुल व्यंजन हो गए 39। और इस प्रकार से 11 स्वर, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और 39 व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 52। इन्हें कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य अनेक अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम आगे जाकर वर्ण विभाजन के अंतर्गत कर लेंगे। यहाँ पर केवल देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की बात हो रही है, तो उसकी बात करना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। यहाँ सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि इस प्रकार से जो देवनागरी लिपि है उसमें वर्णों का विभाजन बड़े वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। कुल 11 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं, जिनमें से 25 स्पर्शी व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त और 2 द्विगुण व्यंजन हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग है। कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। इन 11 स्वर ध्वनि के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। वायु मुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलती है, किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। पहला गुण तो है ये। इसका दूसरा गुण है देवनागरी लिपि का कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। तीसरा गुण है इसका समग्रता। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में ण एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण n है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह है, यानी समग्र हर वर्ण के लिए एक ना एक चिन्ह है। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते हैं। यथा नाइफ में क साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के, डब्ल्यू, डी 3 साइलेंट ध्वनियाँ हैं। देखो नाइफ है, इसमें के साइलेंट है, वरना हम इसको क्या बोलेंगे कनाइफ, लेकिन ये नाइफ बोला जाता है।
इसी प्रकार से साइकोलॉजी में पी है, जिसका इसका हम उच्चारण तो सीधा एस से चालू कर रहे हैं, किंतु इसमें पी भी दे, इसको हम साइकोलॉजी कह सकते हैं, जो कि इसका गलत उच्चारण हो जाएगा। एक है नॉलेज, इसमें नॉलेज में के नहीं तो कनो हो जाएगा, कनोड, कनोड नॉलेज, तो ये कनोड, इसका तो उच्चारण ही संभव नहीं है, इसमें के डब्ल्यू डी तीनों ही कनो लीज तीन है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसमें के डब्ल्यू डी साइलेंट है, हम इसको सीधा नॉलेज बोलते हैं, नॉलेज, एन ओ डब्ल्यू, नो, एल ई जी ई, लेज, है ना। तो इस प्रकार से जो देवनागरी लिपि है उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, उसमें जो लिखा जाता है उसका उच्चारण किया ही किया जाता है। किंतु अन्य कुछ लिपियों में, जिनमें से एक प्रमुख तो ये रोमन होगी, इसमें अनेक ऐसे शब्द हैं जो लिखे तो किसी प्रकार से जाते हैं, उच्चारण के समय उनमें वो उच्चारण आता ही नहीं है। तो इसलिए उच्चारण एवं लेखन में यानी जैसा बोला जाता है वो तो है उच्चारण, और जैसा लिखा जाता है अर्थात लेखन, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी वजह से देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है, यह इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। अगला है नियतता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण है क, जबकि रोमन लिपि में कई तरीके से लिखी जाती है, यथा क के लिए सी, क के लिए क भी आता है, के, क के लिए क्यू भी आता है, और क के लिए सी एच भी आता है। यानी कैट लिखेंगे तो सी ए टी, यहाँ पर कैट का क सी से बना है। किंग लिखेंगे, ये भी क से ही शुरू है, लेकिन यहाँ पर जो क है वो के से बना है, के आई एन जी। क्वीन लिखेंगे तो ये भी क से शुरू है, लेकिन ये क्या है, क्यू से बना है, क्यू यू डब्ल्यू एन। केमिस्ट्री लिखेंगे तो यहाँ भी क से ही ये शब्द शुरू होता है, किंतु इस अक्षर में भी जो क्या है वो सी एच से शुरू हो गया, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से जो रोमन लिपि है उसमें एक ही ध्वनि को अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। इस वजह से गलती होने की संभावनाएं बेहद ही कम हो जाती हैं। ये भी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का एक प्रमुख कारण है। निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है, जैसे कि बट, बट में यू ध्वनि ए का उच्चारण देती है, बट अ बोल रहे हैं हम। पुट, पी यू टी, पुट में जो यू है वो ऊ का उच्चारण देती है। कैट, सी ए टी में सी क का उच्चारण देती है, लेकिन सी आई टी बाई सिटी, सिटी में जो सी है वो सह का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। ये भी रोमन लिपि की एक कमी, लेकिन देवनागरी लिपि की विशेषता है कि देवनागरी लिपि में जितने भी वर्ण हैं उनका एक निश्चित उच्चारण है, कै को क ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। किंतु जो रोमन लिपि है उसमें क्या होता है कि जैसे यू है, बट का यू है उसको तो ए बोल रहे हैं बट, और पुट का यू है पुट, तो उसमें यू को ऊ बोल रहे हैं। इसी प्रकार कैट में तो सी को क बोल रहे हैं और सिटी में सी को स बोल रहे हैं। ये देवनागरी लिपि में नहीं होता, क्योंकि देवनागरी लिपि में निश्चितता है, इसी वजह से वो एक वैज्ञानिक लिपि है। अगला है स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है, यथा सी और ये सी हो गया और ई हो गया, एम हो गया, एन हो गया, आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया और क्यू हो गया। देवनागरी लिपि में वर्णों की अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। कम खर्चीली। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है, यथा थोथा, ठीक है। और इंग्लिश में इसको लिखेंगे THOTHA, थोथा, ठीक है। तो थोथा हिंदी में लिखने पर, देवनागरी लिपि में लिखने पर तो थोड़ा सा स्थान गिरा है, लेकिन ना इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे थोथा तो स्थान बढ़ जाता है। चंद्रिका, स्कूल आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। ये जो हमने ऊपर देखी ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, कि ये निश्चित है, नियत है, समग्र है, उच्चारण लेखन में एक रूपता है, स्पष्टता है, कम खर्चीली है, सरल एवं कलात्मक है। ये अनेक कारण हैं जिनकी वजह से देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है।
ये तो हमने बात की देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का मानकीकरण। लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर करके उसमें एक रूपता लाना ही लिपि का मानकीकरण कहलाता है। पहले तो हमें लिपि का मानकीकरण का अर्थ समझ लेना है, ठीक है। अब है लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं कि भाई एक लिपि का किस प्रकार से अधिक मानक बनाया जा सकता है। इसके लिए एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। यथा देवनागरी लिपि में विविध विविध प्रकार से लिखे जाने वाले वर्ण थे और इनमें से जो कुछ ऐसे वर्ण जो बिल्कुल मतलब दो प्रकार से लिखे जा सकते थे। देवनागरी लिपि को मानक करने के लिए इनमें से एक वर्ण को मान्यता दे दी गई है, दूसरे वर्ण को गलत माना जाता है, अमान्य है, और इससे लिपि का मानकीकरण होता है, ठीक है। जैसे अ हो गया, झ, ल, ध, भ, ण। इसमें क्या है, पहली और दूसरी पंक्ति में शब्द बिल्कुल हमें एक जैसे लग रहे हैं, किंतु ये गलती से छप गया है। जैसे इसको मैं आपको समझा दूँ, भय हो गया इसमें, तो भय में क्या होता था कि जो पहली पंक्ति में तो जो भय है वो तो है मान्य, दूसरी पंक्ति का भय यहाँ पर गलत छप गया। वो एक इस प्रकार से है कि भय बना के जो शिरोरेखा है वो शुरू से अंत तक खींच दी गई है। उससे क्या होता है, वो भय मैं की तरह लगने लगता है, तो इस रूप को अमान्य कर दिया गया। अगर भय उस प्रकार से लिखा हुआ होगा तो वो गलत होगा, ऊपर वाला भय होगा। णय को ये जो नीचे लिखा गया है इसको भी गलत माना गया, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग रा की तरह पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये सब इसी प्रकार से इनके रूप हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर जो रूप है वो ही मान्य रूप है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से एक ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं, यथा पैसा, पैसा, पाइसा। इनमें से पहला उच्चारण ही मानक उच्चारण है, शेष दो उच्चारण ठीक नहीं है। यानी कई बार क्या होता है कि अलग अलग जगह पर लोगों के बोलने की जो टोन है वो बिल्कुल, जो स्वर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इस वजह से कोई एक शब्द है वो घूम घूम के जैसे जैसे अलग अलग स्थान पर जाएगा उसका बोलने का तरीका बदलता जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखने लगते हैं और शब्द धीरे धीरे अशुद्ध रूप में सामने आने लगते हैं। इनमें से जैसे एक शब्द हो गया पैसा, तो इसमें से जो पहला है वही मानक है, पैसा, पाइसा। इस प्रकार से यदि लिखा जाए तो वो शुद्ध नहीं है, या किसी भी अन्य रूप में लिखा जाए वह शुद्ध होगा। पैसा को जैसे यहाँ पहला लिखा गया है बस वही मान्य किया गया है। वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। देवनागरी लिपि में ई, ये तथा ये, ए के प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनके अनुसार संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ई का प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। जैसे कि मिठाई, भलाई, बुराई, लड़ाई, पढ़ाई, खुदाई, यानी कोई भी जो संज्ञा शब्द है उसके अंत में ई आएगा, ये नहीं आएगा। मिठाई को मिठाई नहीं लिखेंगे, मिठा ई लिखेंगे, ठीक है। जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है उसके बहुवचन रूप में ये और स्त्रीलिंग रूप में ये का प्रयोग उचित है। जैसे कि आया, आई, आए, ठीक है। गया, गई, गए। जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग उचित है। हुआ, हुई, हुए शुद्ध है। अब इसमें हुआ, अब ए के ऊपर तो मात्रा लगा कि उसको हम ई बनाएंगे नहीं, तो ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला इसको हमें ध्यान से देखना है कि उसे वहाँ तो हम ये कर सकते हैं कि आया, आई, आई, लेकिन यहाँ पर हुआ, हुई, हुए होगा। विधि, क्रिया और अवयव में ए का प्रयोग ही उचित है, यथा चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए, के लिए, ठीक है। ए का प्रयोग होगा, यह का नहीं होगा। चाहिए, कई लोग क्या करते हैं चाहिए यह लगा देते हैं, वो गलत होता है। वर्गों के पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ के अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए, जैसे वंदना, हिंदी, नंदन, चंदन, अंत, गंगा, ठीक है। यानी जिस वर्ग का पंचम अक्षर है और उस पंचम अक्षर के बाद में यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग ही होगा। जैसे कि वंदना, तो यहाँ पर ये जो कौन सा, जैसे वर्ग कौन कौन से हैं, क ख ग घ ज्ञ है ना, तो ये क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग हो गया, तो क च ट त प, ये 4 वर्ग हैं हमारे सामने, ठीक है। अब वंदना है, वंदना में द से पहले हमने अनुस्वार व न, दना, व न आ गया, और न के बिल्कुल बाद में क्या है, द और न एक ही वर्ग में आता है, कैसे त थ द ध न, है ना। तो जो ये पंचम अक्षर न है
द उसी वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर न आधा न लिखकर ऊपर सिर्फ अनुस्वार ही लगा देंगे। लेकिन अगर ये अलग होता, पंचमाक्षर किसी अन्य वर्ग का हो और उसके पश्चात आने वाला वर्ण किसी अन्य वर्ग का हो, तो वहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाते। इसी प्रकार से हिंदी है, क्योंकि न के बाद द आया है। इसी प्रकार से नंदन, चंदन, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कॉलेज, कॉलेज हो गया, तो इसमें हम ये बोलते तो इसको कॉलेज है, इसके ऊपर हम देवनागरी लिपि का अर्धचंद्र प्रयुक्त करेंगे। ऑफिस, डॉक्टर। संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त हैं यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हों तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए, किंतु यदि तद्भव रूप में प्रयुक्त हों तो बिना विसर्ग के भी काम चल सकता है। जैसे कि दुख तत्सम रूप में है, अब तद्भव रूप में लिखेंगे दुख, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हिंदी में दुख और दुख दोनों ही मान्य है, विसर्ग वाला दुख और बिना विसर्ग वाला दुख दोनों ही रूप मान्य। हम किसी रूप में लिखें तो वो शुद्ध ही माना जाएगा। भैया को भैया, गवैया को गवैया तथा रुपैया को रुपैया रूप में ही लिखा जाना चाहिए, यानी इनका दूसरा रूप शुद्ध है, पहला नहीं। हिंदी के संख्यात्मक शब्दों के वर्तनी का मानकीकरण भी हिंदी निर्देशालय दिल्ली के प्रमुख विद्वानों ने किया है कि जो हम हिंदी में गिनती लिखते हैं ना 1 2 3 4, इनको किस प्रकार से, इनका कौन सा रूप शुद्ध माना जाएगा, कौन सा अशुद्ध माना जाएगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनका कि हमें ध्यान रखना है और हमें शब्दों का शुद्ध मानक रूप ही अपने लेखन में और उच्चारण में प्रयुक्त करना है, ताकि लिपि और साथ ही साथ हमारी हिंदी भाषा वैज्ञानिकता के साथ साथ मानकीकरण के जो स्तर हैं उन पर भी खरी उतरे। चलिए, तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि का टॉपिक हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।